कल हम लोगों ने केंद्रीय शासन की संरचना पढ़ी थी और केंद्रीय शासन की संरचना के अंतर्गत सचिवालय व्यवस्था, विपाटन प्रणाली, निदेशालय व्यवस्था, इन सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। अब हम बात करने वाले हैं कार्यकाल प्रणाली, टेन्योर सिस्टम। टेन्योर सिस्टम पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे प्रधानमंत्री सचिवालय की तरफ, या फिर कहें तो उससे भी पहले कैबिनेट सचिवालय, जिसको मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहते हैं, और जानेंगे कि मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट सचिव का क्या स्टेटस होता है। फिर किस तरीके से प्रधानमंत्री सचिव ने, जिसको प्रधान सचिव कहा जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो पीएमओ का सेक्रेटरी होता है, कैसे पीएमओ ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के रिलेवेंस को समय के साथ कम कर दिया है। तो हम जानेंगे पीएमओ वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। फिर जानेंगे कैबिनेट सचिव बनाम मुख्य सचिव। पहले मुख्य सचिव केंद्र का ही पद होता था, लेकिन मतलब अंग्रेजों के दौर में, लेकिन आज़ादी से कुछ वर्ष पहले इसे राज्य में हस्तांतरित कर दिया गया है ना। तो राज्य सचिवालय के अंदर ही आपको मुख्य सचिव दिखेगा। केंद्र में मुख्य सचिव जैसा कोई डिजाइग्नेशन नहीं होता, उसके इक्विवेलेंट कैबिनेट सचिव को माना जाता है केंद्र में। और जानेंगे हम लोग कि कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव के मध्य क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं। और फिर राज्य शासन के पूरे तंत्र को, यानी राज्य सरकार कहने का मतलब मुख्यमंत्री से लेकर, मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर पे पटवारी, आमीन या लेखपाल जो कह लीजिए। मध्य प्रदेश राजस्थान में जिसे पटवारी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में उसे लेखपाल कहते हैं, बिहार में उसी को अमीन कहते हैं। समझ रहे हैं? तो वहाँ तक की व्यवस्था का आकलन करेंगे। ठीक है, मैं बेसिकली आपको मुख्य सचिव तक ही पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपनी पढ़ने और जानने की जिज्ञासा का त्याग कर देंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप डिविजनल कमिश्नर के बारे में जानें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यों को समझें, उप जिलाधिकारी के कार्यों को समझें, ब्लॉक प्रमुख के कार्यों के मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कार्यों को समझें। बट सिलेबस के अंदर हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आप जरूर, आपको मैं नोट करा दूंगा कि इन सारी चीज़ों पे चाहें तो आप होमवर्क कर सकते हैं, है ना। देखिए, क्लास में व्याख्यान सुनने, टॉपिक समझने, पढ़ने का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि किताबों की तरफ आप नज़र ही न डालें। किताबें पढ़ने की आदत कभी छूटनी नहीं चाहिए। ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि कोचिंग व्यवस्था ने बच्चों को किताबों से दूर कर दिया है। और ये समझ लीजिए कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो आप इतना सेल्फ मोटिवेटेड या अदरवाइजली मोटिवेटेड होते हैं कि आपको बस लगता है कि इधर से आलू डालो और उधर से, ये सत्य नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि बस पहले दिन से कोचिंग शुरू होगी, 12 14 16 महीने कोचिंग चलेगी, इधर कोचिंग खत्म, उधर लबासना का टिकट कट गया। हकीकत में ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं औरों का तो नहीं जानता, लेकिन मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यथार्थवादी बनिए, आंख कान खोल कर रखिए। दूसरी बात, अपने हक को भी समझे। जो टॉपिक क्लास में आपको समझाया जा रहा है, कहीं भी आपको लगता है थोड़ी मोड़ी एम्बिग्विटी रह गई, उतनी क्लैरिटी नहीं आई, आप तब तक पूछिए, तब तक समझने की कोशिश करिए जब तक आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती। क्लियर है ये बात? हाँ, इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तय मानिए एक परीक्षार्थी रूपी जीवन में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो ज्ञान की बातें समाप्त करके सीधे अब सिलेबस पर आते हैं। वैसे कल मैं आपको कार्यकाल प्रणाली के बारे में समझा दिया था, लेकिन एक बार पहले फ्लैशबैक कर दूं उसका, ताकि आप उससे खुद को कनेक्ट कर लें। उसके बाद आराम आराम से आपको मैं डिक्टेशन दे दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। या फिर कहें तो पहले कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय पढ़ा दूं, ज़्यादा हो जाएगा। पहले कल वाला लिख लेते हैं जो बचा है, हाँ। लेकिन एक बार पहले थोड़ा समझ लीजिए कार्यकाल प्रणाली।
कार्यकाल प्रणाली। ध्यान रखिएगा, हमारी शासनिक व्यवस्था में या खास करके सचिवालयी व्यवस्था में जो कार्यकाल प्रणाली की व्यवस्था है, ये भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति के अनुरूप है। भारतीय राज व्यवस्था की प्रकृति के अनुरूप है। कैसे अनुरूप है? आप केंद्र में बैठे बैठे देश के क्षेत्रीय स्तर पे मौजूद परिस्थितियों से रूबरू नहीं हो सकते। इसके लिए आपको क्षेत्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे व्याप्त जो वास्तु स्थिति है उसकी समझ होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। और उस समझ को आप कैसे कलेक्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, उन लोगों के अनुभव के माध्यम से जो वहाँ पर कार्य करते रहे हैं। क्योंकि ज़रा सोचिए, हमारी सचिवालय व्यवस्था में जो नीतियों का निर्माण होता है वो बेसिकली देशवासियों के लिए ही तो होता है। और सारे देशवासी क्या महानगरों में रहते हैं? नहीं, दूर दराज इलाके में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में। आपको बताऊं, आ जाइए आ जाइए। अच्छा, आप लोगों की कोई क्लास छूटती है क्या थोड़ी लेट से, या आपकी मेट्रो लेट से आती है? मैं देखा हूँ 10 मिनट जब क्लास निकल जाती है तब स्टूडेंट्स की एक खेप आती है। अच्छा, लेट से उठते हैं। थोड़ा अपने अलार्म को रीएडजस्ट कर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं। मैं आप ही लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब आप आ जाएंगे तब से टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक हम सबको उलझाए रखेंगे। नहीं, आप ज्ञान नहीं देंगे। पहले ही स्टार्ट। हाँ, नहीं, मैं जानबूझ के ही धीरे बोल रहा हूँ। अभी बोलूंगा तो आवाज जाएगी। ओके। तो मान लीजिए शासन की नीतियां अगर बन रही है, तो अगर स्थानीय अनुभव को या क्षेत्रीय अनुभव को उसमें शामिल करें, तो आपको नहीं लगता कि जनता के लिए अलग, मतलब अधिक सुलभ नीतियों का निर्माण किया जा सकेगा? इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ कार्यकाल प्रणाली की शुरुआत की गई। कार्यकाल प्रणाली की, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी सचिवालयी व्यवस्था है, सचिवालयी व्यवस्था, जाहिर सी बात है, इस व्यवस्था में तमाम तरह के पद हैं, आपने पढ़ा ही है ना? सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली सचिवालयी व्यवस्था में सचिव के पदों पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्टेट काडर से, यानी राज्य के पदाधिकारियों को और कुछ केंद्रीय सेवाओं के भी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है, और वे बेसिकली एक छोटे से कार्यकाल के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? अपनी सेवा देते हैं, अपनी वो सेवा देते हैं। और जैसे मान लीजिए, सचिव या संयुक्त सचिव के पद पर अगर उनकी सेवा ली जानी है, चूंकि वरिष्ठ अधिकारी हों अगर राज्य में, तो उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। ऐसे ही आप देखेंगे अपर सचिव, उप सचिव, मतलब इसको बेसिकली अंग्रेजी में टेन्योर सिस्टम कहते हैं। जो हमारी जो कार्य नियमावली प्रणाली है ना, मतलब कार्य आवंटन नियमावली है, उसके अंदर इसे टेन्योर सिस्टम बोला गया। टेन्योर सिस्टम, हिंदी में इसे बोलते हैं कार्यकाल प्रणाली। ये बेसिकली 5 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष की होती है। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कोई पदाधिकारी, कोई नौकरशाह राज्य से आ रहा है यहाँ पर, या मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज से आ रहा है ना, केंद्रीय सेवा से आ रहा है, तो आखिर इनके यहाँ आने से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, इसकी समीक्षा की जाएगी ना। तो पहली बात, सचिवालयी व्यवस्था में तमाम ऐसी पद स्थापनाएं होती हैं जो अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। मतलब सचिवालय में एक बार सेवा में जुड़ गए तो फिर वहाँ बने रहेंगे, है ना? लेकिन खास करके जो सचिवों की पद व्यवस्था होती है, ये अस्थायी पद व्यवस्था नहीं मानी जाती। ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टेट काडर से
जाहिर सी बात है उनकी प्रोफाइल के आधार पे, उनके अनुभव के आधार पे, है ना, सर्विस में कितना समय बिताया है, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्हें यहाँ बुलाया जाता है। ठीक है, मतलब बड़े पदों पर, जो खास करके सचिवालय के अंदर जो कार्यालयी व्यवस्था है, एक उसमें बोलते हैं सचिवालय की भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। मैं जानबूझ के वो सारी चीज़ें आपको नहीं बताया कि वो आपके लिए थोड़ा जटिल हो जाएगी और जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो ऑफिशियल अरेंजमेंट है उसमें देखते होंगे कई बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह से कुछ पद आते हैं सबॉर्डिनेट सर्विसेज के। अब सबॉर्डिनेट सर्विसेज में अगर आपने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज चूज किया तो पूरी ज़िंदगी आपकी वहीं कट जानी है, केंद्रीय सचिवालय में ही। अलग से वो सर्विस ही है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। तो उन सब का पद तो सचिवालय के अंदर एक तरह से अस्थाई पद है टिल रिटायरमेंट। लेकिन जो सचिवों के पद हैं, सचिवों के कहने का मतलब कि जो वरिष्ठ नौकरशाहों के पद हैं, ये बेसिकली अस्थायित्व आधारित नहीं होते। यहाँ पर कौन सा सिस्टम काम करता है? टेन्योर सिस्टम। टेन्योर सिस्टम। और ये काम इसलिए किया जाता है ताकि अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग क्षेत्रों के प्रशासन का अनुभव होता है उनके पास। और जब उन अनुभवों के आधार पर मंत्रिमंडल की पेशकश पे या मंत्री की पेशकश पे जब किसी नीति का निर्माण होता है तो वह नीति अधिक व्यवहारिक हो पाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो अधिक व्यवहारिक हो पाती है क्योंकि इनके पास फील्ड की केस स्टडी होती है। इन्होंने नज़दीक से एसडीएम के तौर पे, डीएम के तौर पे, डिविजनल कमिश्नर के तौर पे शासन की, प्रशासन की ज़रूरतों को महसूस किया है, जनता की एस्पिरेशंस को, जनता की आकांक्षाओं को, जनता की इच्छाओं को नज़दीक से समझा है। जाहिर सी बात है जब नीति बनेगी तो अधिक व्यवहारिक नीति बन पाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? इन्हीं सब अगर ऐसा करते हैं आप तो आपको नहीं लगता कि सरकार का संचालन आसान हो जाएगा? अगर मान लीजिए सरकार कोई नीति बनाती है और उस नीति को लेकर आम जनता के बीच व्यापक स्वीकार्यता डेवलप नहीं हो पाती, ब्रॉडर एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती, तो आपको नहीं लगता कि वो नीति केवल कागजों में सिमट कर रह जाएगी, महज वो औपचारिक नीति बनकर रह जाएगी, वास्तविक नीति का रूप धारण नहीं कर पाएगी? तो इन्हीं विसंगतियों से बचने के लिए हमारे यहाँ ये सिस्टम शुरू किया गया। और तय मानिए अगर इसकी पूरी समीक्षा आप करेंगे तो पाएंगे कि इस सिस्टम से नुकसान की तुलना में हमें फायदा ज़्यादा रहा है। नुकसान भी कुछ रहा है। जैसे मान लीजिए सचिवालय के सामने आजकल कई सारे नीतिगत मामले ऐसे आते हैं जिनमें विशेषज्ञता की आवश्यकता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से या क्षेत्र राज्य स्तर पे स्टेट काडर के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल कर आए हैं, इनके पास उस तरह की कोई बहुत विशेषज्ञता नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात? तो विशेषज्ञता के मानकों पे थोड़ी सी इनकी खिंचाई की जाती है क्योंकि ये सामान्यज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ नहीं होते। अब मान लीजिए आप ही हैं, साल 2 साल के बाद सिविल सेवा का हिस्सा बन जाएंगे, ट्रेनिंग वगैरह पूरा करने के बाद ये तो माना जा सकता है ना कि 7-8 साल में, आगामी 7-8-10 साल में किसी न किसी जिले का जिलाधिकारी हो जाएंगे। लेकिन इस क्रम में ऐसा तो नहीं होगा कि आप कृषि वैज्ञानिक भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो कृषि वैज्ञानिक है वो कहीं हायर एजुकेशन में रिसर्च कर रहा होगा, वो विशेषज्ञ है। और मान लीजिए भारत में कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है, आप बहुत कुछ वहाँ मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन विशेषज्ञों की तुलना में भारत जैसे बहुलवादी समाज में सामान्यज्ञों की अहमियत अधिक है। इसीलिए मैंने कहा कि जब पूरी समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि जो कार्यकाल प्रणाली है, टेन्योर सिस्टम है, ये अपने मकसद में मिला जुला कर कामयाब रही है, कामयाब रही है। जब आप प्रतिनियुक्ति पे केंद्र में जाते हैं राज्यों से तो आपके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होती है। आपको ये लगता है कि चलो भाई कुछ नया एक्सपोजर मिलेगा। और जब केंद्र में जाएंगे तो अलग अलग स्टेट काडर से आए हुए पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। वो अपने स्टेट काडर का अनुभव साझा करेंगे आपके साथ, आप अपने काडर का अनुभव साझा करेंगे। तो इससे एक नए तरह का एक्सपोजर मिलता है और भारतीय नौकरशाही के अंदर गत्यात्मकता का विकास होता है। गत्यात्मकता समझ रहे हैं? डायनेमिज्म आता है। डायनेमिज्म, जड़ता समाप्त होती है। जड़ता समाप्त होती है। मतलब आपके मन में ये है ना कि भैया हमें 5 साल, 4 साल या 3 साल ही यहाँ रहना है, तो कोशिश करेंगे कि अपने इस टेन्योर को शानदार बना कर जाएं। और जहाँ लगता है कि बस ये तो घर की खेती है, कोई टेंशन नहीं, इस जिले में ना सही उस जिले में, उस जिले में ना सही उस जिले में, जड़ता आ सकती है।
लंबे समय से पड़े हुए हैं एक ही राज्य में, यहाँ आने से थोड़ी वो जड़ता घटती है। इस लिहाज से भी ये लाभकारी है। और केंद्रीय सचिवालय में एक जगह बैठे बैठे ये जो सचिवालयी व्यवस्था के पदाधिकारी है, ये पूरे देश की वास्तविक वास्तु स्थिति का जायजा ले पाते हैं, जायजा ले पाते हैं। और इस तरह से सचिवालयी व्यवस्था अधिक प्रभावशाली तरीके से जनहितों में कार्य कर पाती है। इसीलिए ये टेन्योर सिस्टम लाया गया। इसकी शुरुआत अंग्रेजों के दौर में ही हो गई थी, 1905 ईस्वी में। कल चर्चा किया था ना। हाँ, इसके कार्यकाल में किसके प्रयासों से? लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से। लॉर्ड कर्जन का एक बड़ा स्टेटमेंट पॉपुलर है, वो कहता था कि देखो जी, शिमला या कलकत्ता में बैठ के हम नीतियां तो बना सकते हैं, यानी शासन कर सकते हैं, लेकिन नीतियों के क्रियान्वयन यानी प्रशासन के लिए हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। तो भाई, जो नीतियां बना रहे हैं उसका क्रियान्वयन कितना सहज होगा, नहीं होगा, फील्ड वाले लोगों को नीति बनाते समय बुला लिया जाए, बात आसान हो जाएगी कि नहीं। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर टेन्योर सिस्टम को लाया गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कल हमने जो पढ़ा था आपका रिवीजन हो गया होगा। अब उसे लिख लीजिए प्लीज, टेक डाउन। हेडिंग क्या डालेंगे आप? कार्यकाल प्रणाली। बहुत बढ़िया, कार्यकाल प्रणाली। एस आर महेश्वरी के शब्दों में लिखो। एस आर महेश्वरी के शब्दों में सचिवालयी व्यवस्था के अंतर्गत, एस आर महेश्वरी के शब्दों में सचिवालयी व्यवस्था के अंतर्गत, सचिवालयी व्यवस्था के अंतर्गत वे पद, वे पद अत्यधिक प्रभावी व श्रेष्ठ होते हैं। वे पद, फिर से सुन लीजिए, एस आर महेश्वरी के शब्दों में सचिवालयी व्यवस्था के अंतर्गत वे पद अधिक प्रभावी व श्रेष्ठ होते हैं जो जो प्रतिनियुक्ति के तहत, प्रतिनियुक्ति के तहत, जो प्रतिनियुक्ति के तहत राज्य कैडरों, है ना, राज्य कैडरों, आप हिंदी में कैडरों लिख सकते हैं, कैडर्स को, राज्य कैडरों तथा केंद्रीय सेवाओं से, केंद्रीय सेवाओं से एक निर्धारित अवधि के लिए, एक निर्धारित अवधि के लिए भरे जाते हैं, एक निर्धारित अवधि के लिए भरे जाते हैं। जैसे सचिव या संयुक्त सचिव पद के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल, सचिव या संयुक्त सचिव पद के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल, उप सचिव के पद के लिए 4 वर्ष या 4 साल का कार्यकाल, तथा तथा अवर सचिव के पद के लिए 3 वर्ष का कार्यकाल। अच्छा, ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है ना कि कर्जन ने शुरू किया था वगैरह वगैरह, ये तो समझाने के क्रम में बताया था आपको। और बोर्ड वर्क आपने किया होगा, तो आपकी नोटबुक में रफ वर्क के रूप में ये सारे डेटा होंगे। ठीक ठीक ठीक। अब आगे लिखिए।
भारत में कार्यकाल प्रणाली के समर्थन में तर्क। बिल्कुल 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु यहां लिख लीजिए, इससे आंसर राइटिंग में आपको मदद मिलेगी। हेडिंग क्या डालेंगे? कार्यकाल प्रणाली के समर्थन में तर्क। पॉइंट नंबर 1 टेक डाउन। इस प्रणाली के माध्यम से इस प्रणाली के माध्यम से संघ तथा राज्यों के मध्य, ध्यान रखना संघ की लिटरल मीनिंग केंद्र है ना? हाँ, संघ तथा राज्यों के मध्य, इस प्रणाली के माध्यम से संघ तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक तालमेल बनाना आसान हो जाता है। संघ तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक तालमेल कायम करना आसान हो जाता है। इससे 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 भारतीय संघीय व्यवस्था को इससे भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूती मिलती है। इससे भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूती मिलती है। अब आपको समझ में आया शुरुआत में मैं संघात्मकता का कंसेप्ट आपको क्यों बताया था? हाँ, ताकि ये टर्म यूज हो तो आपके मन में ये बात ना आए कि भाई संघीय व्यवस्था क्या होती है, जरा बताइए। ये पहले ही जान लिए हैं। सेकेंड पॉइंट, इस प्रणाली के माध्यम से इस प्रणाली के माध्यम से इस प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय सचिवालय में केंद्रीय सचिवालय में उन अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। केंद्रीय सचिवालय में उन अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है जिन्हें क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर जिन्हें क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर जिन्हें क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर प्रशासन का अनुभव है। जिन्हें क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पे प्रशासन का अनुभव है, जैसे जिला प्रशासन वगैरह। जिन्हें क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पे प्रशासन का अनुभव है। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। इस व्यवस्था से इस व्यवस्था से इस व्यवस्था से राज्य शासन के पदाधिकारियों को यानी राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होता है ना? पहले जिले जिले काम कर रहे थे, अब केंद्र में बैठकर नेशनल लेवल पे काम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होता है। अब देखिए, क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर तो अलग अलग काडर से लोग आए होते हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि हमारी जो प्रशासनिक सेवा है या जो नौकरशाही तंत्र है, इसमें भी आपस में एकता बढ़ती है, मेल मिलाप बढ़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस व्यवस्था से इस व्यवस्था से राष्ट्र की एकता या राष्ट्र की प्रशासनिक एकता कह लो। इस व्यवस्था से राष्ट्र की प्रशासनिक एकता तथा
लोक सेवा की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस व्यवस्था से राष्ट्र की प्रशासनिक एकता तथा लोक सेवा की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह व्यवस्था यह व्यवस्था अपेक्षाकृत 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 अधिक व्यवहारिक नीतियों के अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक नीतियों के सृजन में, सृजन समझ रहे हैं, निर्माण, हाँ, यह व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक नीतियों के सृजन में सहायक है। ये स्टेटमेंट समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, चूंकि जो पदाधिकारी आए हैं वो व्यवहारिकता से रूबरू है ना, परिचित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह व्यवस्था अधिकारियों के दृष्टिकोण को यह व्यवस्था अधिकारियों के दृष्टिकोण को रूढ़िवादी होने से अधिकारियों के दृष्टिकोण को रूढ़िवादी होने से बचाती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वे क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वे सचिवालय में एक निश्चित अवधि के लिए ही आए हैं। समझ रहे मेरी बात? सचिवालय में एक निश्चित अवधि के लिए ही आए हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। अब अगर कार्यकाल व्यवस्था की खूबियां गिनानी हो तो आप गिना सकते हैं, कम से कम 4-5 पॉइंट। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, मैं आज ही आपको हो सकता है क्वेश्चन दे दूं इस पे आधारित। हाँ, मतलब लिखवा दूंगा बोल के 5-6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि कल संडे है, जितना टॉपिक हो चुका है उसके आधार पे आप लिखने का प्रयास करेंगे। चेक करने की बात पे बाद में आऊँगा, पहले मेरी पूरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। फिर जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो उन सारे प्रश्नों के उत्तर की क्या ड्राफ्टिंग होती है वो मैं आपके सामने कर दूंगा। आप अपने लिखे हुए उत्तर को वहाँ से मैच करा लेंगे कि उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। दैट्स इट। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, वास्तव में हमने मेहनत करके बहुत अच्छा लिखा है, तो दिखा दीजिएगा। सबको यही लगता है तो हमारे लिए सभी बराबर है, सब दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, बट ये मत सोचना कि आज दिया कल ही मिल जाए, हो सकता है अगले संडे को मिले, क्योंकि वर्किंग डे में मान लीजिए हम भी तो कोई खलिहर बैठे नहीं होते। कहने का मतलब क्लासेस रहती है, बट ठीक है, क्लासेस किस लिए है? इसीलिए तो है, स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो अगर आप कुछ लिखते हैं और मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो मैं इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, डोंट वरी। वैसे मुझे लगता है कि क्लास में आंसर ड्राफ्टिंग के बाद आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बट फिर भी मैं आपकी उत्सुकता पर लगाम नहीं लगाऊंगा। आप अपनी उत्सुकता के उड़ान को, हाँ, भरते रहिए। अब अगला सब हेडिंग डालो। कार्यकाल प्रणाली की कमियां। कार्यकाल प्रणाली की कमियां। अच्छा बताइए, किसी प्रणाली या किसी व्यवस्था की जो कमियां निकालेगा, क्या वो व्यक्ति या वह संस्था उस व्यवस्था का समर्थक कहलाएगी कि आलोचक? सिंपल सी बात है। तो आप कह सकते हैं कि आलोचकों की नज़र में कार्यकाल प्रणाली की सूरत हाल क्या है? जाहिर सी बात है, उनको नकारात्मकता ही दिखेगी। हाँ, तो यहाँ पर कोई आप अपना निजी विचार देने नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कार्यकाल प्रणाली के समर्थन में आपके विचार अधिक प्रबल हों, लेकिन जब कहा जाए कि आलोचना करें
तो इसका मतलब कि आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? आलोचक वाला होना चाहिए। हाँ, तो आप बताइए, इस प्रणाली के तहत ऐसा तो है नहीं कि इस साल केवल बिहार कैडर के अधिकारियों को लेना है, अगले साल यूपी, अगले साल एमपी, ऐसा तो है नहीं पूरे देश से। तो आपको नहीं लगता कि सचिवालयी व्यवस्था का अत्यधिक नौकरशाहीकरण हो जाता है? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म, ये जो कार्यकाल व्यवस्था है, टेन्योर सिस्टम, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली की वजह से सचिवालयी व्यवस्था का अति नौकरशाहीकरण होता जा रहा है। अति नौकरशाहीकरण, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन। और ध्यान रखिएगा, जो अति नौकरशाहीकरण होता है वो बेसिकली स्टेट को भारी भरकम स्टेट बनाता है। भारी भरकम स्टेट, भारी भरकम स्टेट की कुछ कमियां होती है। पहली कमी ये, भाई भतीजावाद होने लगता है। भारी भरकम स्टेट का मतलब कि राज्य का तंत्र व्यापक हो, राज्य के दायरे में काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं उनकी संख्या अधिक हो। जब संख्या अधिक हो जाएगी तो अधिक करप्शन होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अच्छा बताइए, केवल हमारा प्रशासन जिला स्तर तक ही होता, तो जो अनुमंडल में, प्रखंडों में जो भ्रष्टाचार की गतिविधियां होती है वो कट्स आउट हो जाती कि नहीं हो जाती? वीडियो का क्लर्क एक सिग्नेचर के लिए 20 रुपया सेट कर सकता है कि देना है। पीएम का क्लर्क कभी ऐसा नहीं करेगा, वो बड़ी पार्टी ढूंढेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वहाँ 20 रुपये नहीं चलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात आपको बता रहा हूँ। ये कहा जाता है कि आमतौर पर राज्य जितना भारी भरकम होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी ही घटेगी, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में टाल मटोल प्रवृत्ति का उभार होगा। आपको मालूम है, प्रखंड के स्तर पे ही पता चला कि 4 अलग अलग कामों के लिए अलग अलग नौकरशाह हैं। इसके पास जाएंगे, कहेगा उधर जाओ, हमारा काम वहाँ होगा। उनके पास जाएंगे, उनके ऑफिस से आपको खबर मिलेगी नहीं यहाँ नहीं वहाँ होगा। आप परेशान हो जाएंगे, फिर कहेंगे अरे यार, इससे बढ़िया जहाँ पहली बार मिले थे वहीं एक 100 की नोट निकालते, कहते कि तुम ही देख लो जहाँ होगा। भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं? हाँ, उत्पादकता इसलिए घटती है कि अधिकारी ये मानकर चलते हैं कि ठीक है जी, अभी इनका सिग्नेचर नहीं हुआ है, उनका नहीं हुआ है, करेंगे। तो लाल फीताशाही, इसी को कहते हैं ना प्रशासनिक लेट लतीफ़ी। लतीफ़ी, उत्पादकता में ह्रास, ये सारी विसंगतियां पैदा होती है। तो जैसे ही नौकरशाही भारी भरकम हो जाएगी, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी घटती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, क्योंकि व्यवस्था का प्रबंधन मुश्किल होता है। और आप बताइए, सचिवालयी व्यवस्था को निदेशालयी व्यवस्था से इसीलिए अलग किया गया ना, कि सचिवालय को भारी भरकम संस्था बनाने से बचा लिया जाए, बनने से बचा लिया जाए। और आप ये प्रतिनियुक्ति व्यवस्था यानी टेन्योर सिस्टम के माध्यम से क्या कर रहे हैं? ढूंढ ढूंढ के राज्यों से पदाधिकारियों को ला रहे हैं। इससे नौकरशाहीकरण होगा। आलोचक ऐसा देखते हैं, हालांकि इसके लाभ अधिक हैं, नुकसान कम है, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टिकोण से आपको ये बातें बोलनी पड़ेगी। दूसरा क्या बोलेंगे कि आज सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का स्वरूप पहले से अलग है। अच्छा आप ही बताइए, 1991 से पहले व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित सरकार कोई नीति बनाती तो क्या उसके मन में वैश्वीकरण की चुनौतियों का भाव होता? नहीं। लेकिन अब तो होगा। अब केवल पॉलिसी मेकिंग में जनरलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, स्पेशलाइजेशन चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे लैटरल एंट्री की चर्चा इधर बीच, मतलब पोस्ट 90s बहुत ज़्यादा होने लगी तेजी से, इन्हीं विशेषज्ञों की तलाश के लिए, विशेषज्ञों की तलाश के लिए। तो आलोचक ये कहते हैं कि जो क्षेत्रीय या स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए पदाधिकारी टेन्योर सिस्टम के तहत केंद्र में पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनते हैं, इनके पास विशेषज्ञता नहीं होती, ये सामान्यज्ञ होते हैं। तो इससे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो गुणवत्ता है, जिस रूप में बढ़नी चाहिए उस रूप में बढ़ नहीं पाती। लिहाजा वर्तमान चुनौतियों का हमारा शासन तंत्र उस रूप में निराकरण नहीं कर पा रहा है जिस रूप में इससे अपेक्षा की जाती है।
तो इस तरीके से आप टेन्योर सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे। तो हेडिंग क्या डाला है आपने? कार्यकाल प्रणाली की कमियां। लिखिए पॉइंट नंबर 1। आलोचकों का ऐसा मानना है, आलोचकों का ऐसा मानना है, आलोचकों का ऐसा मानना है कि इस प्रणाली ने सचिवालयी व्यवस्था का अति नौकरशाहीकरण कर दिया है। इस प्रणाली ने सचिवालयी व्यवस्था का अति नौकरशाहीकरण कर दिया है, अति नौकरशाहीकरण कर दिया है। फिर से बोल देता हूं। आलोचकों का ऐसा मानना है कि कार्यकाल प्रणाली ने, यानी टेन्योर सिस्टम ने, सचिवालयी व्यवस्था का अति नौकरशाहीकरण कर दिया है। इससे इससे सचिवालयी प्रबंधन सचिवालयी प्रबंधन इससे सचिवालयी प्रबंधन जटिलता का शिकार होता है, जटिलता का शिकार होता है तथा नीति निर्माण से संबंधित नीति निर्माण से संबंधित उसकी उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में, नीति निर्माण से संबंधित उसकी उत्पादकता में कमी आती है। उत्पादकता के बगल में चाहें तो आप प्रोडक्टिविटी लिख सकते हैं, है ना। नीति निर्माण से संबंधित उसकी उत्पादकता में कमी आती है, कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म, प्लीज टेक डाउन। वर्तमान भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में, अच्छा भूमंडलीकरण तो आप जान रहे हैं, आपको बताया गया है, गुड। वर्तमान भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में शासनिक प्रशासनिक नीति निर्माण, वर्तमान भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में शासनिक प्रशासनिक नीति निर्माण व निर्णय प्रक्रिया व निर्णय प्रक्रिया व निर्णय प्रक्रिया पहले की तुलना में अत्यधिक जटिल हुई है, अत्यधिक जटिल हुई है, अत्यधिक जटिल हुई है। और इन जटिलताओं के निराकरण में, इन जटिलताओं के निराकरण में, यानी नीतिगत निर्माण में या नीतिगत फैसले में जो जटिलताएं आती है, इनके निराकरण में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जबकि जबकि कार्यकाल प्रणाली के तहत, कार्यकाल प्रणाली के तहत प्रतिनियुक्ति पर, कार्यकाल प्रणाली के तहत प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारी सामान्यज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ नहीं। क्या होते हैं? बिल्कुल जनरलिस्ट होते हैं, सामान्यज्ञ ना, सामान्यज्ञ नहीं, सामान्यज्ञ। मैं गलत लिख दिया, सुधार लीजिए। सामान्यज्ञ ऐसे लिखते हैं ना, जनरलिस्ट, सामान्यज्ञ ना, सामान्यज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म। इन पदाधिकारियों का, यानी कार्यकाल प्रणाली से जुड़े हुए पदाधिकारियों का मुख्य अनुभव
मुख्य अनुभव नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़ा होता है। नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़ा होता है, सृजन से नहीं। नीतियों के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है, सृजन से नहीं। जबकि जबकि सचिवालय का कार्य नीतियों का सृजन है। सचिवालय का कार्य नीतियों का सृजन है। जाहिर सी बात है, नीति सृजन का अनुभव न होने के कारण, नीति सृजन या नीति निर्माण का अनुभव न होने के कारण ये पदाधिकारी, नीति निर्माण का अनुभव न होने के कारण ये पदाधिकारी सचिवालयी कार्यों में वैसी दक्षता नहीं ला पाते, सचिवालयी कार्यों में वैसी दक्षता नहीं ला पाते जैसी इनसे अपेक्षा की जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, क्लियर है ये? अब जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, गवर्नेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक, थोड़ा मोड़ा इतिहास भी जानता हूँ, थोड़ा मोड़ा अर्थशास्त्र भी जानता हूँ, लेकिन सामान्यज्ञ हूँ। अनुभव किसका है? पॉलिटिकल साइंस का। और मुझे आपने इतिहास की क्लास में खड़ा कर दिया, तो हो सकता है 2 घंटे की जो लेक्चर पीरियड है वो तो मैं आल जाल करके निकाल ही दूंगा, आपको बहुत पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उस लेक्चर से जो आपको लाभ मिल सकता था किसी विशेषज्ञ टीचर से, क्या वो लाभ मैं दे पाऊंगा? क्योंकि उसका अनुभव नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए, मान के मतलब सही बात है, मैं टीचर हूं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन हमने कोई किताब नहीं लिखी। अब मुझे कोई कहे कि आप एक किताब लिखिए भारतीय राजनीतिक चिंतकों पे या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक पे कोई बुक लिखिए। अब जाहिर सी बात है, मैं एक सामान्यज्ञ के तौर पे सिविल सेवा का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। सिविल सेवा के सिलेबस के अंदर जो प्रविष्टियां हैं उन पर मैं शोध तो कर नहीं रहा हूँ। अब एक लेखक के रूप में आपको क्या लगता है कि मैं अपने कार्य के साथ न्याय कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा अनुभव व्यवहारिक है। क्लास के अंदर कैसे स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट से संबंधित, सिलेबस से संबंधित जिज्ञासा को शांत कर सके। और बुला दिया गया कि बंद कमरे में, आपको क्लास में नहीं जाना है, तमाम किताबें हैं, इंटरनेट है, सब कुछ, बैठ के लिखिए। अरे लिखने का अनुभव ही नहीं है, कैसे लिखें? यही काम होता है टेन्योर सिस्टम में। कौन से पदाधिकारी हैं? जो फील्ड में दौरा कर रहे हैं, मतलब इन सिटू एडमिनिस्ट्रेशन को सुनिश्चित कर रहे हैं, उनको आप किस लिए बुला दिए कि अब यहाँ बैठकर पॉलिसी मेकिंग करें। उनको इसका अनुभव तो है नहीं। जब अनुभव नहीं है तो क्या होगा? जब अनुभव नहीं है तो अच्छी नीतियां नहीं बनाए। अब आप कहेंगे ये तो सारा कुछ जो लाभ पड़ा था, मतलब खूबियां पड़ा था, वो सब उलट पुलट हो गया। कहीं उलट पुलट नहीं करना है। हर व्यवस्था के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। जब सकारात्मक पक्ष को जाहिर करने की बात आएगी तो आप वही पॉइंट गिनाएंगे जो पहले मैं आपको बताया और लिखाया हूँ। और जब कमियां निकालनी होगी तो आप इस तरीके से कमियां निकालेंगे। क्लियर है? हम्म। अच्छा, सफेद पोष कर्मचारी किसे कहते हैं? सफेद पोष, सफेद पोष को, वो तो वही बात है ना, व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर, जब आप यूँ कह लीजिए कि जो, मतलब नहीं, घूस नहीं, आप कह सकते हैं कि जिनकी ऑफिशियल जॉब है एक तरह से, मतलब दोज हु आर नॉट नोन फॉर यूनिफॉर्म, जो किसी खास यूनिफॉर्म के लिए नहीं जाने जाते, उनको हम क्या बोलते हैं? सफेद पोष। जैसे मान लीजिए आप बैंकर हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहीं अगर मान लीजिए पुलिस अधिकारी हो गए तो आपकी जॉब व्हाइट कॉलर जॉब नहीं कहलाती, क्योंकि चोर उचक्कों के पीछे आपको दौड़ भी लगानी पड़ेगी। व्हाइट कॉलर जॉब उन्हीं की होगी जिनके, हाँ, वस्त्र पे छींटे न पड़ सके या ऐसी नौबत ना आए। सफ़ेद पोस्ट आमतौर पे बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरह की सेडेंट्री जॉब। सेडेंट्री जॉब, क्लियर है?
वाइट कॉलर। क्या, जोर से बोलो। टर्सियरी, ये क्या? टर्सियरी का मतलब तृतीयक होता है। हाँ, अब तुम कहाँ से कहाँ घुस जाते हो। वो सिंपल पूछ रही है कि वाइट कॉलर जॉब किसे कहते हैं। वाइट कॉलर जॉब, लाओ दे दो दे दो, मुझे ही देना चाहते हो ना। गवर्नेंस के लिए कृपया अच्छी किताब समझाएं, समझाए नहीं बता दें। देखिए, पहली बात, गवर्नेंस के लिए जो आपका सिलेबस है ना, अगर इस सिलेबस को ईमानदारी से देखकर किसी किताब का चयन किया जाए तो कोई टेक्स्ट बुक टाइप बुक नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आपको लोक प्रशासन की किताबों की तरफ जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसलिए आप ये कहें कि आपकी जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस मिला के कुल 6-7 यूनिट्स हैं, मतलब 7 यूनिट हैं, इन सातों यूनिट को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी बुक है क्या, तो टेक्स्ट बुक तो नहीं है, गाइड बुक है। गाइड बुक समझ रहे हैं, जिसमें अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट को लेकर कंपाइल कर दिया गया हो। और वो एक बुक है जिसे आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। टाटा मैग्राहिल पब्लिकेशन से आती है, एम लक्ष्मीकांत साहब ने लिखी है। वो टेक्स्ट बुक नहीं है, हम उसे बहुत ऑथेंटिक भी नहीं मानते, लेकिन वो गाइड बुक है। क्यों गाइड बुक है? आपके सिलेबस की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हियर एंड देयर टाइप रेफरेंसेस से कंटेंट को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। दैट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कंपाइलेशन, है ना। क्योंकि आपका सिलेबस कोई एकेडमिक सिलेबस नहीं है ना। कोई प्रोफेसर या एचओडी क्यों किताब लिखेगा आपके सिलेबस पर? खरीदने वालों की संख्या कितनी होगी बताइए, क्यों लिखेगा किताब? आपका जो सिलेबस है वो तो एक प्लान मैनर में बनाया गया है ना, एक सेवा विशेष के लिए। तो इसलिए आमतौर पे आप देखेंगे, अगर ऑथेंटिक किताबों की तरफ जाएंगे तो आपको मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स लेनी पड़ेंगी। तो मैं यही कहूंगा कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण यही कहता है कि आप एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए। वो मोटी वाली जो पहली वाली किताब आती है वो नहीं, एक आती है शासन व सामाजिक न्याय। क्योंकि मैंने डे वन को ही बोला था ना कि सामाजिक न्याय जो है, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नेंस, और खास करके गवर्नेंस इन इंडिया। अच्छा, सामाजिक न्याय का मतलब जानते हैं क्या? समाज में न्याय हो, तो ये इससे कौन सी क्लैरिटी आ गई? सभी वर्गों के साथ न्याय हो, कैसा न्याय? एग्जैक्टली exactly, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय। सामाजिक न्याय अपने आप में न्याय का पूर्ण रूप है, न्याय का पूर्ण रूप है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब सामाजिक न्याय की बात करते थे तो वो मानव जीवन के हर क्षेत्र में न्याय को संबोधित करते थे। ये नहीं कि छुआछूत का खात्मा कर दो, सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल कर दिया, नहीं, छुआछूत का खात्मा कर दो और गरीबी में मर रहे हो तो क्या ये न्यायशील अवस्था है? नहीं। तो सामाजिक न्याय अपने आप में न्याय का पूर्ण रूप है ना, डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन में। दूसरी बात, भारत जैसा देश जहाँ पर व्यापक स्तर पे गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, तमाम आप कह सकते हैं नकारात्मक रूढ़ियां व्याप्त है समाज में, मतलब परंपरावादी समाज है। इस समाज में या ऐसे समाज में जब सरकार जनता के लिए काम करेगी तो बताइए किसे लक्षित करके काम करेगी? सरकार का टारगेट क्या होगा? टू एंश्योर सोशल जस्टिस एमंग्स द मासेस। सोशल जस्टिस बोले तो सामान्यतः आप कह सकते हैं ऑल राउंड जस्टिस, तो जनता का न्याय सुनिश्चित करना। जो आपका सामाजिक न्याय है ना, ये हमारे देश में गवर्नेंस का अल्टीमेट मोटो है। इसीलिए आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय का सिलेबस गवर्नेंस के साथ पढ़ा जाता है ना। अभी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की यूनिट्स मेरे और सोशल जस्टिस वाले सर के बीच बटी हुई है। मैं पहले दिन बताया था ना कि इन 4 यूनिट्स को मैं पढ़ाऊंगा, और जो इसके अलावा 3 यूनिट्स है वो, हाँ, एस एस पांडे सर पढ़ाएंगे, है ना। सोशोलॉजी के वो एक्सपर्ट हैं। हाँ, और गवर्नेंस पर भी उनकी नज़र रहती है, तो वो सोशल जस्टिस के साथ अधिक जस्टिस कर सकेंगे। ठीक है। हाँ,
तो मुझे लगता है कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई। कौन सी बुक? हाँ, एम लक्ष्मीकांत सेकेंड वॉल्यूम आप ले लीजिएगा, वहाँ से बड़ी आसानी होगी। हाँ, अरे यार जाकर बोलना ना बुक स्टॉल पे, एम लक्ष्मीकांत गवर्नेंस दे दो। इतनी उलझन में फंसने की क्या ज़रूरत है? अरे मैं कुछ नहीं बोला। बेवजह की चीज़ों को जटिल बनाते हो। जो चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है उसको जटिल बनाने की क्या ज़रूरत? आपने बोला भारतीय शासन न्याय। आप तर्क वितर्क करेंगे, खरीदेंगे नहीं मुझे मालूम है, और खरीदेंगे भी तो उसे बहुत लाभ मिलना नहीं है। तो बेवजह की, मतलब इस, हाँ, वेस्टेज ऑफ टाइम का क्या मतलब है? ठीक है, और किसी का कोई चिट्ठा है? नहीं? तब हम टॉपिक पे आ जाएं। हाँ, चलिए। देखो ये हैंग कर गया। आपने केंद्रीय सचिवालय के बारे में पढ़ लिया। अब केंद्र के स्तर पे दो और महत्वपूर्ण सचिवालय हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और वो कौन से हैं? एक है आपका प्रधानमंत्री सचिवालय और दूसरा है कैबिनेट। तो पहले कैबिनेट पे ही चलते हैं। कैबिनेट सचिवालय, इसी को मंत्रिमंडल सचिवालय भी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि कैबिनेट की जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात होने लगा। हाँ, तो कैबिनेट सचिवालय। और कौन सा है? प्रधानमंत्री कार्यालय। अब प्रधानमंत्री कार्यालय थोड़ा सा उलझनकारी आपको लगेगा, तो बगल में लिख लीजिए PMO, PMO, है ना? पहले इसे प्रधानमंत्री सचिवालय बोला जाता था। 1977 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? हाँ, PMO रख दिया गया, मोरारजी देसाई की सरकार के दौर में 77-78 में। और तब इसकी शक्तियों में भी काफ़ी कटौती की गई। जानेंगे इसके उतार चढ़ाव की कहानी। 1947 से ही प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से अस्तित्व में था, है ना? तो अगर कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की जगह प्रधानमंत्री सचिवालय शब्द भी लिखा हो तो आप परेशान नहीं होंगे। कई बार एक दूसरे के बदले में इन शब्दों का इस्तेमाल होता है आम आचार व्यवहार में। ठीक है। और इसी से मिलती जुलती एक व्यवस्था और मैं लिख देता हूं ताकि आपकी जेहन में रहे। राज्य शासन के क्षेत्र में राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय, ये जो राज्य सचिवालय है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हैं जैसे केंद्र में केंद्रीय सचिवालय है, लगभग उसी तरह से राज्य में राज्य सचिवालय है। ठीक है। लेकिन राज्य के अंदर, राज्य के अंदर आप देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ PMO है केंद्र में, स्टेट के अंदर ऐसा कोई CMO नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? हाँ, वहाँ कोई CMO नहीं होता। वहाँ पर कोई कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी नहीं होता। स्टेट में कैबिनेट सचिवालय या मंत्रिमंडलीय सचिवालय नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सचिवालय के ऊपर नीति निर्माण से संबंधित दायित्वों का कितना बोझ रहता होगा। इस सचिवालय के ऊपर बहुत अधिक बोझ रहता है, मतलब दबाव, तो वर्क लोडेड होता है ये। और जितना अधिक वर्क, यही अधिक ताकत,
अधिक जिम्मेदारियां निभानी है तो अधिक शक्ति मिलनी चाहिए ना। अब होता क्या है कि राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक मुखिया होता है उसको हम बोलते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव। और अगर मैं बोल दूं पूरे हिंदुस्तान में अगर नौकरशाही की बात की जाए तो व्यवहार में, सिद्धांत में नहीं, व्यवहार में मुख्य सचिव से पावरफुल कोई होता ही नहीं है। और सिद्धांत में कैबिनेट सचिव। सिद्धांत में। व्यवहार में देखा जाएगा ना केंद्र में तो कैबिनेट सचिव से अधिक ताकतवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, क्योंकि वो पीएमओ का प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है। पूरी कैबिनेट का सचिव कैबिनेट सचिव और अकेले पीएमओ का सचिव, आपको नहीं लगता कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के संपर्क में है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री के संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं संपर्क में। लेकिन ये जो पीएमओ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इसके बारे में ये कहा जाता है जब से जैसे जैसे पीएमओ व्यवस्था मजबूत हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय मजबूत होता गया, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो एक तरह से कह सकते हैं प्रभाव है वो घटता चला गया। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के प्रभाव का घटना मतलब कैबिनेट सचिव की शक्तियों में ह्रास। और समय के साथ निरंतर पीएमओ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। खास करके उन दिनों पीएमओ बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है जब प्रधानमंत्री प्रभावशाली हो। और प्रधानमंत्री का प्रभावशाली होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके समर्थन की एक्सटेंट क्या है, सीमा क्या है। यानी क्या वो हम्पिंग मेजॉरिटी को लीड कर रहा है या जैसे तैसे बैसाखी वाली सरकार चला रहा है। अगर बैसाखी वाली सरकार चलेगी तब तो समझ लीजिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी उतने मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि पीएमओ ही कमजोर हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कि स्टेबल गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट को बनाने में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की बड़ी भूमिका रही है, उसकी लीडरशिप की बड़ी भूमिका रही है, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री का जो भी निर्णय होगा वो बेसिकली प्रिंसिपल सेक्रेटरी से सलाह विमर्श करके वो निर्णय ले लिया जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी चुपचाप केवल सिग्नेचर करने के लिए बैठे रहेंगे। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है ना, ये समझ लीजिए कि केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था में, खैर सचिवालय व्यवस्था से ये बाहर की चीज़ है, बट आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार में इसका जो दर्जा होता है, जो ओहदा होता है, वो एक विभाग का होता है। इसका होता है विभाग, वो जस्ट एक डिपार्टमेंट की तरह होता है। तो समझ सकते हैं कि एक मंत्रालय में डिपार्टमेंट की जो हैसियत है लगभग वही हैसियत कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की है, मंत्रिमंडलीय मंत्रिमंडल सचिवालय की या कैबिनेट सचिवालय की। आप ये मत समझिएगा कि सचिवालय के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट के सचिव होते हैं वे कैबिनेट सचिव के नियंत्रण में रहते हैं। नहीं, कैबिनेट सचिव उन सचिवों में समानों में प्रथम हो सकते हैं, फर्स्ट एमंग्स द इक्वल्स। प्रथम नहीं, मतलब कंट्रोलर नहीं, ये कंट्रोलिंग भूमिका में नहीं होते। ये सचिवालय के कार्यों पर विजिलेंस भी नहीं रख सकते, निगरानी भी नहीं रखते। हाँ, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट सचिव का जो ओहदा होता है नौकरशाही में वो टॉप पे होता है। कैबिनेट सचिव को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नौकरशाह कहते हैं। सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन पदानुक्रम में वो सबसे बड़ा नौकरशाह है। उससे ऊपर आप जिस सेवा में जा रहे हैं, कैबिनेट सचिव से ऊपर का कोई पद आपके लिए नहीं है। वो हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन। और वहां पर पहुंचने के लिए कई सारे फैक्टर्स एक साथ चाहिए होते हैं। एक तो 21 22 23 साल में सिलेक्शन पा लें, वो भी रैंकर बनकर पा लें, टॉप 10 15 20 इस तरह से, प्लस आपकी पूरी जो सेवा हो, सर्विस बेदाग हो, बेदाग हो, अपनी सेवा में रहते हुए कुछ विशिष्ट उपलब्धियों के लिए आपकी पहचान बन चुकी हो, प्लस राजनीतिक साठगांठ भी हो, तब जाकर वहां तक पहुंच पाते हैं। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्लियर ये बात? एक और बात देखिए, कैबिनेट सचिवालय जो है वो बेसिकली
कैबिनेट से संबंधित, कैबिनेट समझ रहे हैं, मंत्रिमंडल, यानी हर मंत्रालय का जो टॉप ब्रास होता है वो क्या कहलाता है, कैबिनेट मंत्री। हाँ, तो एक मंत्रालय में जो कैबिनेट मंत्री के दायित्व होते हैं, उनके दायित्वों को सहज बनाने की भूमिका कौन निभाता है, कैबिनेट सचिवालय। और इसका संबंध किसी एक मंत्रालय से नहीं है, सारे मंत्रालय, और सारे मंत्रालयों के ये सीधे सीधे कैबिनेट मंत्रियों के सानिध्य में होता है। कैबिनेट की बैठकें कब बुलाई जाएंगी, उसके लिए जो भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी हो, इसी के सौजन्य से पूरा किया जाता है। अगले महीने में कैबिनेट की बैठक का क्या कैलेंडर होगा, दूसरे महीने में क्या होगा, ये सारी चीज़ें, प्लस अगर कोई मंत्री मान लीजिए प्रेस को संबोधित करने वाला है, कैबिनेट मंत्री, उससे पहले जो कैबिनेट सचिवालय है उसकी पूरी प्रेस विज्ञप्ति कैसे तैयार की जाएगी, मंत्री जी को अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो क्या जवाब देंगे, ये सारी चीज़ें, या इस मुद्दे पर कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे, ये सब कैबिनेट सचिवालय के अंदर तय होता है। और इसका चीफ कोऑर्डिनेटर कौन होता है, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप कह सकते हैं कि कैबिनेट सचिव की भूमिका एक तरह की सलाहकार की भूमिका होती है। इसका रोल निर्देशात्मक होता है, कोई बाध्यकारी नहीं होता। अंदर खाने की बात यह है कि इनसे ज़्यादा ताकतवर सचिवालय में बैठे हुए सचिव होते हैं। हाँ, राज्य के अंदर कैबिनेट सचिव के इक्विवेलेंट किसी डिजाग्नेशन की बात करें तो वो मुख्य सचिव है, और मुख्य सचिव इनसे अधिक ताकतवर है। क्यों? क्योंकि मुख्य सचिव राज्य सचिवालय पर नियंत्रण रखता है। राज्य सचिवालय के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो सचिव वगैरह हैं उन पर वो नियंत्रण रखता है। और मंत्रालय का जो विभाग सचिवालय के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, यानी सचिवालयी व्यवस्था से बाहर का जो विभाग है, वो सीधे सीधे मुख्य सचिव के नियंत्रण में आता है। और मुख्य सचिव, आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल, सबसे प्रमुख शासनिक प्रशासनिक सलाहकार होता है। तो जो भूमिका इधर कैबिनेट सचिव और प्रधान सचिव, यानी प्राइम मिनिस्टर जो पीएमओ का सेक्रेटरी है, पीएमओ का सेक्रेटरी जो रोल प्ले करता है और कैबिनेट सेक्रेटरी जो रोल प्ले करता है, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो अकेले ये भूमिका राज्य शासन के अंदर मुख्य सचिव करता है। समझ रहे मेरी बात। हाँ, तो व्यवहार में राज्य का मुख्य सचिव बहुत ताकतवर होता है। हाँ, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा नौकरशाह होता है। और भी इसके कई सारे कार्य हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जैसे राज्यों के मुख्य सचिवों की सालाना बैठक बुलाई जाती है, उस बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन होगा, कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कौन, कैबिनेट सचिव। तो सैद्धांतिक स्तर पे आप देखेंगे बहुत सारी शक्तियां हैं इसके पास। हाँ, बट चूंकि व्यवहार में आप देखेंगे केंद्र का नौकरशाहीकरण अधिक है ना, केंद्र में नौकरशाहों की संख्या अधिक है, तो काम बटे हुए हैं। अब जैसे जो काम कैबिनेट सचिव को करना चाहिए उसका लगभग आधे से अधिक काम तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी कर देता है, पीएमओ का सेक्रेटरी, जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं, प्रधान सचिव, वो कर देता है। बताइए उसकी शक्तियों में कटौती हुई कि नहीं। प्लस वो सीधे प्रधानमंत्री के संपर्क में होता है, उसे कैबिनेट मंत्रियों के संपर्क में रहने की जरूरत नहीं है। तो इस लिहाज से भी, प्लस पीएमओ का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो कैबिनेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता, उसे कैबिनेट के प्रति जवाबदेही नहीं सुनिश्चित करनी होती, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी की जवाबदेही होती है, क्योंकि इनका सीधा संबंध किससे है, कैबिनेट से है। समझ रहे मेरी बात। ये सारी दिक्कतें हैं। और जैसे पीएम मजबूत हो जाएगा तो समझिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बस नाम का ही चल रहा है। प्रभावी कौन दिखेगा, प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट फिर आपको प्रभावी दिखने लगेगा। ठीक है। एक और बात, ये जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, मंत्रिमंडल सचिवालय, इसके अंदर कुल 3 स्कंद होते हैं, 3 विंग्स होते हैं। एक को बोलते हैं सिविल विंग, दूसरे को बोलते हैं मिलिट्री विंग, और तीसरे को बोलते हैं इंटेलिजेंस विंग। देखो, कैबिनेट सचिवालय के कुल कितने विंग्स हैं,
मैंने शुरुआत में ही आपको बताया ना कि कैबिनेट सचिवालय केंद्र सरकार के अंदर एक विभाग की हैसियत रखता है, डिपार्टमेंट की। और विभागों का बंटवारा किस में होता है? स्कंधों में। बताया था कल। हम्म। इसकी हैसियत क्या होती है? केंद्रीय शासन के अंदर एक विभाग की। और यह विभाग कुल 3 स्कंधों में, 3 विंग्स में बटा होता है। क्या नाम है उन विंग्स का? हाँ, विंग को हिंदी में स्कंद कहते हैं ना। सिविल स्कंद, मिलिट्री विंग यानी सैन्य स्कंद, और इंटेलिजेंस विंग यानी आसूचना स्कंद। आसूचना स्कंद। इसमें बेसिकली कैबिनेट सचिवालय का जो सबसे ताकतवर विंग है वो कौन सा विंग है? सिविल स्कंद। यानी जो, जिसे हम कहते हैं ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, लोगों से जुड़े हुए मसले पर निर्णय लिया जाना, वो बेसिकली सिविल स्कंद के द्वारा किया जाता है। इसको हम सामान्य भाषा में शासन कहते हैं। उसका संबंध सिविल स्कंद से है। वही जब हम आते हैं सैन्य स्कंद, ये बेसिकली रक्षा मंत्रालय की जो समितियां हैं या सेना से संबंधित जो समितियां हैं, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखता है, उनका उनके बीच समन्वय कायम करता है, किया जाता है। और जो आसूचना स्कंद है, आसूचना का मतलब अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना, खुफिया तंत्र। तो आसूचना स्कंद बेसिकली ये आप कह सकते हैं डिफेंस से जुड़ा हुआ। इसके अंदर हाँ रॉ आ जाएगी। इसी के अंदर आपको एसपीजी दिखेगी। रॉ, एसपीजी, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। तो बस 2-3 मोटे तौर पे आप बात याद रखेंगे कैबिनेट सचिवालय के अंदर। कैबिनेट सचिवालय विभिन्न कैबिनेट मंत्रालयों के मध्य और मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ये बेसिकली कैबिनेट की स्टाफ एजेंसी है। कैबिनेट की स्टाफ एजेंसी जो कैबिनेट मंत्रियों के कार्यों को सुलभ बनाती है, सहज बनाती है। कैबिनेट किसी मुद्दे पर क्या डिसीजन लेगी, है ना, उस मुद्दे की पूरी पृष्ठभूमि तैयार करने की जवाबदेही किसके ऊपर होगी? इसी स्टाफ एजेंसी के ऊपर होगी, कैबिनेट सचिवालय के ऊपर। हाँ। और कैबिनेट सचिव मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे, चीफ कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएंगे अलग अलग मंत्रालयों के बीच। प्लस प्रधानमंत्री को भी आप कह सकते हैं कि मंत्रालयों से संबंधित जो भी निर्णय है या जो भी डेवलपमेंट होना है उससे वक्त दर वक्त रूबरू कराते रहेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रालयों के मध्य अगर मान लीजिए किसी दायित्व आवंटन की पेशकश करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अगर मंत्रालयों के मध्य दायित्व विभाजन की पेशकश करते हैं तो उसको प्रशासनिक तौर पे क्रियान्वित करने का दायित्व किसके ऊपर जाता है? कैबिनेट सचिव के ऊपर। कैबिनेट सचिव। तो ये है बेसिकली कैबिनेट सचिव की भूमिका। तो लिख लीजिए इसको। अच्छा, कैबिनेट सचिवालय व्यवस्था की शुरुआत हमारे यहाँ कब हुई? 1950 से, 1950, है ना। और प्रधानमंत्री सचिवालय 1947 से ही। टेक डाउन हेडिंग क्या डालेंगे आप? हेडिंग डालेंगे कैबिनेट सचिवालय तथा कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिवालय तथा कैबिनेट सचिव। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका में, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका में, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका में, वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद अलग अलग प्रकार के मंत्रियों से मंत्रिपरिषद अलग अलग प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनने वाली अलग अलग प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनने वाली एक संयुक्त निकाय है। एक संयुक्त निकाय है जो जो साथ जिएंगे। लिख लो, जो साथ जिएंगे साथ मरेंगे की अवधारणा पर साथ जिएंगे साथ मरेंगे की अवधारणा पे काम करती है। कहने का अभिप्राय है कहने का अभिप्राय है कि यदि यदि कहने का अभिप्राय है यदि मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय ले लिया यदि मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय ले लिया तो सभी मंत्री उस निर्णय को सदन के भीतर सदन के भीतर तथा सदन के बाहर समर्थन देंगे। निर्णय का विरोध निर्णय का विरोध और मंत्रिपरिषद का हिस्सा बने रहना साथ साथ नहीं चल सकता। निर्णय का विरोध और मंत्रिपरिषद का हिस्सा बने रहना साथ साथ नहीं चल सकता। साथ साथ नहीं चल सकता। यदि किसी मंत्री विशेष के निर्णय को यदि किसी मंत्री विशेष के निर्णय को मंत्रिपरिषद ने यदि किसी मंत्री विशेष के निर्णय को मंत्रिपरिषद ने सामूहिक दायित्व के सिद्धांत के तहत सामूहिक दायित्व के सिद्धांत के तहत सामूहिक दायित्व के सिद्धांत के तहत अपनी स्वीकार्यता प्रदान कर दी अपनी स्वीकार्यता प्रदान कर दी और माना कि उस मंत्री का निर्णय लोकसभा में उस मंत्री का निर्णय फिर से बोल देता हूं और माना कि उस मंत्री का निर्णय लोकसभा में अविश्वास का शिकार हो गया अविश्वास का शिकार हो गया तब उस स्थिति में केवल मंत्री को ही अपने पद से बेदखल नहीं होना पड़ेगा अपितु केवल मंत्री को ही मतलब संबंधित मंत्री को ही अपने पद से बेदखल नहीं होना पड़ेगा अपितु संपूर्ण मंत्रिपरिषद विनष्ट हो जाएगी। समझ में आया? साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है ना। टू लिव टुगेदर टू डाई टुगेदर, टू स्विम टुगेदर टू सिंक टुगेदर, यही कंसेप्ट है इसका।
बात समझ में आई? अगर मंत्री जी ने कोई निर्णय लिया, विपक्ष दबाव बनाएगा, राष्ट्रपति महोदय कहेंगे प्रधानमंत्री को कि अपनी मंत्रिपरिषद को तैयार करो, क्या तुम सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, क्या क्या तुम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? और अगर हो गया कि हाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि मंत्री का निर्णय पूरी मंत्रिपरिषद का निर्णय। अगर मंत्री के निर्णय के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास मत लाया जाता है और अविश्वास मत सफल हो गया, तो केवल मंत्री जी नहीं जाएंगे, सरकार ही गिर जाएगी। समझ रहे मेरी बात? हाँ। तो ऐसे में प्रधानमंत्री भी कोई कच्ची गोलियां तो खेलते नहीं। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? मंत्री को बुलाएंगे, ज्यादा जुबान फिसल रही है, दबाव बन रहा है सामूहिक दायित्व का। क्या चाह रहे हो? अगली बार टिकट नहीं चाहिए? अब वो अपना गिड़गिड़ाते रहेंगे, प्रधानमंत्री भाग यहां से, मंत्रिमंडल से बाहर, सीधे बोलेंगे इस्तीफा दो। और चला तुम्हारे चक्कर में पूरी सरकार गिर गई। इसी को कहते हैं टू स्विम टुगेदर, सिंक टुगेदर। यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? आगे लिखो। मंत्रिपरिषद के अंदर लिखिए, सबसे ताकतवर निकाय, मंत्रिपरिषद के अंदर सबसे ताकतवर निकाय मतलब पावरफुल बॉडी कैबिनेट होती है। कैबिनेट। कैबिनेट होती है जो कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनती है, जो कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के सौजन्य से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से कैबिनेट के स्थान पर मंत्रिमंडल शब्द का, मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार जिक्र किया गया। तब से कैबिनेट तथा मंत्रिमंडल, ये दोनों शब्द, ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदले में, कैबिनेट तथा मंत्रिमंडल ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक है? तो अगर मैं कभी कैबिनेट बोलूं, मंत्रिमंडल ना बोलूं तो भी बात एक ही हुई, मंत्रिमंडल बोलूं कैबिनेट ना बोलूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखिए। मंत्रिमंडल के कार्यों में, मंत्रिमंडल के कार्यों में सहायता देने के उद्देश्य से या सहायता करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ कैबिनेट सचिवालय की व्यवस्था है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक स्टाफ एजेंसी है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक स्टाफ एजेंसी है और भारत के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में, और भारत के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में कार्य करती है। ज्ञातव्य है
ज्ञातव्य है, ज्ञातव्य है कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव होता है जो कैबिनेट सचिवालय के हवाले से प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय नीति निर्धारण के कार्यों में सहयोग देता है। उच्च स्तरीय नीति निर्धारण के कार्यों में सहयोग देता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए या थोड़ा स्पेस छोड़ के आगे लिखिए, एक दो लाइन छोड़ के। कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय प्रमुखतः निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करता है। कैबिनेट सचिवालय प्रमुखतः निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करता है। पहला, मंत्रिमंडल की बैठकों की, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना। मंत्रिमंडल के बैठकों की कार्यसूची तैयार करना तथा इसके लिए आवश्यक सूचनाएं तथा सामग्रियां उपलब्ध कराना। क्या लिखा आपने? कैबिनेट की बैठकों की, हाँ, कार्यसूची तैयार करना तथा इसके लिए आवश्यक सूचनाएं एवं सामग्रियां, हाँ, उपलब्ध कराना। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा दूसरा कार्य, कैबिनेट तथा, कैबिनेट तथा कैबिनेट समितियों द्वारा, कैबिनेट तथा कैबिनेट समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना, है ना, उनका अभिलेख रखना। ठीक है। कैबिनेट तथा कैबिनेट समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना तथा उन्हें सभी संबंधित मंत्रालयों में सभी संबंधित मंत्रालयों में प्रसारित करना, ताकि सभी मंत्रालय उससे रूबरू रहें। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट समितियों को, कैबिनेट समितियों को, कैबिनेट समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करना। कैबिनेट समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करना। क्लियर है? एक पॉइंट और लिख लीजिए, कैबिनेट सचिवालय मंत्रियों की नियुक्ति, त्यागपत्र, त्यागपत्र
विभाग आवंटन इत्यादि से जुड़े हुए दायित्वों का निर्वहन करता है। क्लियर है ना? ये 3-4 पॉइंट आपको याद रहेगा। अब फिर से सुन लीजिए। कैबिनेट सचिवालय मंत्रियों की नियुक्ति, त्यागपत्र, विभाग आवंटन, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, इन सब से जुड़े हुए दायित्वों का निर्वहन करता है। अब उसके जस्ट नीचे हेडिंग डालेंगे कैबिनेट सचिव। क्या डालोगे? कैबिनेट सचिव। देखिए, आपको कोई भी उत्तर 300 शब्दों से अधिक का लिखने को नहीं आएगा, है ना? तो कम से कम किसी भी फैसेट को पढ़िए तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारी नोटबुक तक जरूर होना चाहिए कि 250-300 शब्दों के उत्तर को हम तैयार कर सके, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो ना। अब मुझे लगता है कि आप में से किसी को भी लिखने में असहजता नहीं होती होगी। हाँ, कभी कभी कुछ लोग बोर ही हो जाते होंगे कि बहुत धीमे बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही बोलूंगा। एक बात याद रखना, लोग पूरा गवर्नेंस पढ़ लेते हैं और पूछ दो कि कैबिनेट सचिव और प्रधान सचिव में क्या अंतर है, तो बगले झांकने लगते हैं। क्या फ़ायदा पढ़ने का? तो पढ़िए तो ढंग से पढ़िए, और केवल क्लास में ही ढंग से मत पढ़िए, घर पर भी। आपको नहीं लगता कि अब आपके पास गवर्नेंस के अंदर रिवीजन के लिए पर्याप्त स्टफ आ गया है? पर डे बैठेंगे, आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है रिवीजन में, तो उसको करिए। हाँ, ये तय मानिए जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के अंदर ये जो सेगमेंट है ना, आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। हाँ, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो बैठे वो आईएएस अधिकारी, वो आईएएस अधिकारी नहीं होते हैं। वो बेसिकली लोकसभा के ही पदाधिकारी होते हैं, उसके लिए अलग हायरार्की होती है, वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं आते। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके अंदर एक तरह से वो सब रिव्यू ऑफिसर्स वगैरह इस टाइप से होते हैं। इसे आप देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग से वैकेंसी पहले आया करती थी, पता नहीं अब आती है कि नहीं। जैसे रिव्यू ऑफिसर इन लोकसभा, है ना, एओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन लोकसभा, ऐसे करके वैकेंसी जाती थी। उनका कैरियर ब्यूरोक्रेसी से कोई रिलेशन नहीं है। दे आर नॉट कैरियर ब्यूरोक्रेट्स, है ना। हाँ, आप कहें कि ठीक है भाई, चलो वो तो मान लो लोकसभा सचिवालय के ही स्टाफ होंगे, राज्यसभा सचिवालय के स्टाफ होंगे, सचिवालय से तो जुड़े ही होंगे। उनका कार्य क्या होगा? जाहिर सी बात है, लोकसभा की कार्यवाहियों में लोकसभा अध्यक्ष जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनके कर्तव्यों को सहज बनाना, उनके कार्यों को आसान बनाना, इसी कार्य के लिए वो होते हैं। शासन के संदर्भ में उनका उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब आप कहेंगे कि उनकी भूमिका गवर्नेंस रिलेटेड नहीं है। लेजिस्लेटिव रोल, हालांकि वो लेजिस्लेचर भी नहीं है, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया को सहज बनाने में वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनपुट देते हैं, प्रशासनिक सहयोग देते हैं। ठीक है। वो बेसिकली ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं वो। हाँ, ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ अ, जो ब्यूरोक्रेटिक और ऑफिशियल्स डिजाइग्नेशंस हैं, जब आप इनकी क्रोनोलॉजी को देखते हैं तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, इस तरह की सेवाएं होती हैं। हम्म। अब जैसे मान लीजिए, आप अगर एसडीएम के पोस्ट पे जाते हैं, मतलब पीसीएस क्वालिफाई करके, जैसे बीपीएससी या यूपी पीसीएस, तो एसडीएम ग्रेड ए है, लेकिन क्लास 2 है, क्लास बी नहीं होता, क्लास 1-2 ऐसे होता है ना। तो क्लास 2 की जॉब है, लेकिन ग्रेड कौन सा है? ए। आईएएस अब क्लास 1 है तो फिर ग्रेड का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, तो लिख लीजिए कैबिनेट सचिव। भारत का कैबिनेट सचिव
ऐसे मत लिखो, भारत के कैबिनेट सचिव का पद, भारत के कैबिनेट सचिव का पद पहली बार 1950 ईस्वी में गठित हुआ, बताया भी था आपको। इसके द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। पहला, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक होता है, यानी समन्वयकर्ता होता है, कोऑर्डिनेटर। केंद्रीय प्रशासन का क्या होता है ये? हाँ, मुख्य समन्वयक होता है। किंतु किंतु यह मंत्रालयों तथा विभागों के कार्यों का परीक्षण नहीं कर सकता, पर्यवेक्षण नहीं कर सकता, है ना। मंत्रालयों तथा विभागों के कार्यों की जांच पड़ताल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का कैबिनेट सचिव, भारत का कैबिनेट सचिव वरिष्ठ चयन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वरिष्ठ चयन बोर्ड का अध्यक्ष होता है। जो केंद्रीय सचिवालय के सचिव पद के लिए, इसमें संयुक्त सचिव वगैरह भी आ जाएंगे, एडिशनल सेक्रेटरी भी, तो आप सामान्य रूप में लिख लीजिए सचिव पद के लिए अधिकारियों का चयन करता है। फिर से बोलूं? हाँ, भारत का कैबिनेट सचिव, भारत का कैबिनेट सचिव वरिष्ठ चयन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जो केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न सचिव पदों का, जो केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न सचिव पदों के लिए अधिकारियों का चयन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक मंत्रालयों के मध्य मंत्रालयों के मध्य उत्पन्न उत्पन्न विवादों के निपटान हेतु, मीन्स रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, विवादों के निपटान हेतु गठित प्रशासनिक मामलों के सचिवों की समिति की, गठित प्रशासनिक मामलों के सचिवों के समिति की अध्यक्षता, सचिवों के समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है या कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट सचिव प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले, कैबिनेट सचिव प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के, मुख्य सचिव मतलब अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों के, है ना, क्योंकि केंद्र में मुख्य सचिव नहीं होता, याद रहेगा आपको। हाँ, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले
मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट सचिव प्रशासनिक तथा नीतिगत मामलों में, कैबिनेट सचिव प्रशासनिक तथा नीतिगत मामलों में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। दैट्स इट। इतने 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे कैबिनेट सचिव के बारे में ना। प्रधानमंत्री सचिवालय, ध्यान रखिएगा, गवर्नेंस का मतलब केवल सिटीजन चार्टर और सेवोत्तम प्रणाली नहीं है कि 4-4 पेज का नोट्स बना के बैठ गए, खुश हो गए कि गवर्नेंस हो गया। गवर्नेंस एक ऐसा विषय वस्तु है जो किताबों में कम, नोटबुक में कम, नज़रों के सामने ज़्यादा दिखना चाहिए। अब आप बड़े मज़े से केंद्रीय सचिवालय को विजुअलाइज कर सकते हैं, आप खूब अच्छे तरीके से कैबिनेट सचिवालय को विजुअलाइज कर सकते हैं, पीएमओ को भी कर सकते हैं। एक बार फिर थोड़ा सा संक्षेप में आपको मैं पीएमओ की पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा, उसके बाद इसको लिख लेंगे। और ये इसीलिए लिखवा रहा हूँ कि आप प्रॉपर रिवीजन करें, इसलिए नहीं कि आप चैरिटी करें। देखो ये मेरा नोट्स है, चाहो तो ले लो। इट शुड नॉट बी फॉर सेल एंड सर्कुलेशन। आप कोशिश करिएगा कि आपका नोट्स आप ही तक रहे, सिलेक्शन पाने के बाद समाज सेवा करते रहिएगा, अवसर मिलेगा। अभी नहीं। प्रधानमंत्री सचिवालय, देखो जी, जिसे हम प्रधानमंत्री सचिवालय कहा करते थे पहले, अब ये किस नाम से जाना जाता है? अब ये प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय। पीएमओ। आज़ादी से पहले का छोड़िए, आज़ादी से ही बात करते हैं। नेहरू जी की सरकार के दौर में इसकी जो पहचान हुआ करती थी वो प्रधानमंत्री सचिवालय की हुआ करती थी। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। तो नेहरू जी की सरकार कब बन गई थी? अंतरिम सरकार 47 में ही। हाँ। तो 1947 से ही आप कह सकते हैं पीएमओ का अस्तित्व है। पीएमओ की जो पूर्वगामी संस्था हुआ करती थी वो किस नाम से जानी जाती थी? पीएस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। समझ रहे हैं मेरी बात? यस। अब देखिए, ये जो संस्था है प्रधानमंत्री सचिवालय, जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं कि जिस तरह से कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट की स्टाफ एजेंसी है ना, केंद्रीय सचिवालय केंद्र सरकार की स्टाफ एजेंसी है, केंद्रीय शासन की स्टाफ एजेंसी है, ठीक वैसे ही प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट प्रधानमंत्री की स्टाफ एजेंसी। जब शुरुआत में पंडित जी के दौर में जब ये व्यवस्था लाई गई, मतलब इस व्यवस्था को जब हमने अपनाया, ये थी तो अंग्रेजों के समय से ही, बट नए रूप में प्रधानमंत्री सचिवालय के तौर पे जब हमने इसे एक्सेप्ट किया, तब ये उम्मीद नहीं थी कि भविष्य में ये संस्था बहुत ताकतवर और बहुत व्यापक संस्था हो जाएगी। उनके दौर में आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट में यही कुछ 12-15 स्टाफ होते थे ना, जो प्रधानमंत्री के कार्यों में मतलब व्यक्तिगत स्तर पे मदद करते थे। कैबिनेट के स्तर पे तो भाई ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पूरा अमला जुमला हुआ करता था, बट
डायरेक्टली प्रधानमंत्री को लेकर अगर कोई नो हाउ प्राप्त करनी है, अक्वायर करना है, तो उसके लिए 12-15 लोगों की स्टाफिंग हुआ करती थी। आपको जान के ताजुब होगा, वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जिसको हम पीएमओ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, लगभग 370 लोगों की स्टाफिंग है। कितने? 360-70। अब आप सोचिए ये कितनी भारी भरकम संस्था है। बहुत भारी भरकम संस्था हो गई है। और ध्यान रखिएगा, जब देश के विदेश मंत्री प्रभावी न हो, देश के रक्षा मंत्री प्रभावी न हो, देश के वित्त मंत्री प्रभावी न हो, तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि पीएमओ बहुत प्रभावशाली हो चुका है। पीएमओ जितना प्रभावशाली होगा, जितने बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उनकी प्रभाविकता कम होगी। और पीएमओ के प्रभावशाली होने के पीछे एकमात्र वजह है प्रधानमंत्री का प्रभावशाली होना। और प्रधानमंत्री की प्रभावशीलता का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि उन्हें प्राप्त बहुमत की डिग्री क्या है। जब भी देश में मजबूत बहुमत की सरकार होती है, ये सचिवालय, जिसे हम पीएमओ कहते हैं, मजबूत हो जाता है। आपको बताऊं, 1947 से लेकर 1977 ईस्वी तक इसकी पहचान यही थी, प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट। 77 में जाकर मोरारजी देसाई की सरकार ने, यानी कह सकते हैं जनता पार्टी की सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इसका नाम रख दिया पीएमओ। इसके पहले ये पीएस के नाम से जाना जाता था, प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था। तो पंडित जी के दौर में इसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, मतलब ये नॉन कंसिडरेबल था, कोई कंसिडर भी नहीं करता था इस सचिवालय को, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन जैसे शास्त्री जी का दौर आया, लाल बहादुर शास्त्री, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये एक्टिवेट हुआ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, मतलब इसमें कुछ पावर्स इंट्रोड्यूस किए गए, इंसर्ट किए गए। फिर जब इंदिरा जी का दौर आया, तो बताइए कमजोर होगा कि मजबूत होगा ये संस्था? मजबूत हुआ, मजबूत। और आपको बताऊं, राजीव जी के दौर में ये इतना मजबूत हो गया कि उन्होंने तो पीएमओ के लिए एक अलग मंत्री बना दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे संसद में संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, वैसे पीएमओ पीएमओ कार्य मंत्री बना दिए गए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दौर में पीएमओ की भूमिका कितनी रही होगी ना। दूसरी बात, इसे सबसे ज्यादा कमजोर करने की कोशिश की गई जनता पार्टी वालों की तरफ से, है ना। 1977 में जब पीएस को पीएमओ बनाया गया, ये कहा गया कि ये सचिवालय नहीं है, ये केवल एक कार्यालय है। सचिवालय व्यवस्था एक बड़ी व्यवस्था होती है जिसका हिस्सा होता है कार्यालय। इसके रूप को संकीर्ण करने की कोशिश की गई सांकेतिक रूप से, इसके नाम के माध्यम से, कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट बी considered as prime minister secretariat, rather it should be considered as merely a prime minister's office, ये केवल प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। हाँ, लेकिन वो लंबा नहीं चला। आगे देखेंगे कि फिर कांग्रेस की सरकार आती ही है, और कांग्रेस के दौर में, खास करके राजीव गांधी के दौर में, ये काफ़ी मजबूत हो गया। उसके बाद देखेंगे, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की, 21st सेंचुरी की, तो यहाँ पर 2014 ऑनवर्ड्स, यानी मोदी 1.0 गवर्नमेंट के दौर से आप देखेंगे पीएमओ की भूमिका तेजी से आगे बढ़ी। और 1.0 में, क्योंकि ये अपने तीसरे फेज में है, 3.0 चल रही है ना अभी, तो तीसरा टेन्योर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का, पहले टेन्योर में आप देखेंगे पीएमओ बहुत ताकतवर रहा, बहुत ताकतवर। क्योंकि तब मंत्रियों में, जो कैबिनेट के मंत्री होते थे, अब देखेंगे उन्हें बहुत वेटेज नहीं दिया जाता था। आज के दौर में आप कह सकते हैं कि जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, इनकी कार्यप्रणाली को आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि बहुत हद तक इन्हें खुली आज़ादी मिली हुई है। लेकिन फर्स्ट टेन्योर में जब हिंदुस्तान के अंदर कई सारे स्टंट किए गए, डिमोनेटाइजेशन एंड ऑल, उसमें जो प्रधानमंत्री का निर्णय आपने देखा, खास करके विमुद्रीकरण के संदर्भ में,
आपको नहीं लग रहा है उसमें कैबिनेट को विश्वास में लिए बगैर लिया गया निर्णय था? और कैबिनेट को विश्वास में लेने की इन्हें जरूरत क्यों नहीं पड़ी? ये जान रहे थे कैबिनेट कैबिनेट सचिवालय क्या कर लेंगे ये। पसंद के लोग कहाँ बैठे हैं? पीएमओ में। आराम से वहाँ बातचीत हुई होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह से, प्लस अपनी किचन कैबिनेट से निर्णय ले लिया गया। तो कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री जैसे जैसे ताकतवर होंगे, पीएमओ वैसे वैसे ताकतवर होगा। और ध्यान रखिएगा, पीएमओ की बढ़ती ताकत, अगर पीएमओ की ताकत बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ताकत क्या होगी? घट रही है। आप ऐसे ही इसको समझ लीजिए सीधे, पीएमओ की ताकत का बढ़ना, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ताकत का घटना। यानी पीएमओ का प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना, प्रधान सचिव। तो अगर पीएमओ की ताकत बढ़ रही है तो मतलब प्रधान सचिव की ताकत बढ़ रही है। और जब प्रधान सचिव की ताकत बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, कैबिनेट सचिव की ताकत घटेगी। कैबिनेट सचिव की ताकत घटेगी। अब बताइए, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या संसदीय मूल्यों के अनुकूल है ये? संसदीय लोकतांत्रिक मूल्यों के क्या इसे अनुकूल कहेंगे इसको? नहीं। जब जब प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बढ़ी है, समझ लीजिए संसदीय लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ऑपोजिशन का मजबूत होना यह साबित करेगा कि रूलिंग पार्टी के पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं हो। इसलिए अगर किसी सत्ताधारी के पार्टी के पास बार बार थंपिंग मेजॉरिटी आ रही है, एक जागरूक व्यक्ति सोचने को मजबूर हो सकता है कि आखिर ऐसा क्या है कि हर बार प्रचंड बहुमत आ रही है। कहीं कुछ तकनीकी समस्या तो नहीं है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ईवीएम का आरोप लगाएं, हाँ, लेकिन विचार तो आप कर ही सकते हैं, विचार कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, बहुलवादी समाज है ना भाई, वैविध्यमूलक समाज है, ऐसे कैसे किसी पार्टी विशेष को या गठबंधन विशेष को थंपिंग मेजोरिटी आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरकार का आलोचक बने, लेकिन समालोचक तो बन ही सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का जो मूल मंत्र है वो है द राइट टू डिसेंट, द राइट टू डिसेंट, असहमत होने का अधिकार। जिस दिन आपके असहमत होने के अधिकार को उतना ही सम्मान मिलना शुरू हो जाए जितना सहमत होने के अधिकार को, समझ लीजिएगा आप एक ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जिसे हम प्रौढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं, मतलब मैच्योर डेमोक्रेसी। ध्यान रखिएगा, अभी हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं है। हम टीचर्स के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं संस्थानों के द्वारा कि पढ़ाते समय राजनीतिक स्टेटमेंट देने से बचें। और इसमें संस्थान के प्रबंधन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पक्ष को बताने के लिए, समझाने के लिए आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया तो क्लास के अंदर ही दो फाड़ हो जाएगी। लोग राजनीतिक विचारधारा पाले हुए हैं, गलत बात है, विचारधारा किसी के पास नहीं है। वास्तव में वो राजनीतिक पूर्वाग्रह है, राजनीतिक पूर्वाग्रह पालकर बैठे हुए हैं और उसको अपनी विचारधारा का नाम दे दिया है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में कोई विचारधारा है ही नहीं। अगर विचारधारा होती तो आप देखिए गठबंधन के स्वरूप आए दिन बनते हैं, बिगड़ते हैं, कैसे बन बिगड़ रहे हैं। राजनीतिक दल का ही मतलब होता है कि लोगों का एक बड़ा समूह जो किसी खास राजनीतिक विचारधारा की बुनियाद पर संगठित हो और जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति हो, उसे क्या बोलेंगे? राजनीतिक दल। इसमें जो खास राजनीतिक विचारधारा है ना, वो गायब है। जबरदस्ती हम राइट विंग लेफ्ट विंग बोलते रहते हैं। हिंदुस्तान में कोई लेफ्ट है? कोई नहीं है। लेफ्ट से संबंधित 5 मिनट में बातें करूं, आप मुझे क्लास से भगा देंगे, हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तानी मिजाज नहीं है ऐसा। लोकतंत्र लोकतंत्र करते हैं, हम अपनी मूल प्रवृत्ति में निहायत अलोकतांत्रिक लोग हैं।
वास्तव में हम ना लोकतांत्रिक हैं ना अलोकतांत्रिक, हम बहुत बड़े वाले हिपोक्राइट्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हिपोक्राइट्स। कितना दिमाग चलाते हो तुम। इसीलिए कहा जाता है कि धैर्य बहुत जरूरी है। बात अंतिम तक सुने। आप जल्दी अर्थ निकाल लेते। और इसी को आधार बनाकर याद करिएगा, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है 2016-17 में, वी इंडियंस आर हिपोक्राइट्स। कैसे लिखने को आया था? हम भारतीय दोहरे चरित्रधारी हैं। दोहरे चरित्रधारी, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। लिख लीजिए। टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, हाँ। अगर मैं कंटिन्यू करूं तो किसी दूसरे टीचर के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण करूंगा, और किसी भी तरह का अतिक्रमण उचित नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो आप याद दिला दीजिएगा कि क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा तो समय उस पर भी लागू होता है, समय सीमा। अब हमारी मुलाकात सोमवार को होगी, सोमवार को ही क्वेश्चन लीजिएगा, ठीक है? ओके देन, थैंक यू।